सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज हुई दिल्ली बम धमाके की जांच। कानपुर और हापुड़ से 2 कश्मीरी डॉक्टर गिरफ्तार। जांच टीम ने बरामद की ब्रीजा कार। डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी ब्रीजा कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। दोनों देशों के बीच भारतीय समुदाय को बताया सेतु। राष्ट्रपति की उपस्थिति में बोत्सवाना ने 8 चीते भारत को सौंपे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को लगा झटका। हाईकोर्ट ने कलबुर्गी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को दी अनुमति। 16 नवंबर को चितपुर में होगा पथ संचलन। कोलकाता में दल बदल विरोधी कानून के तहत गई मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। भाजपा से चुनकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। और नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 लाख का इनामी नक्सली कन्ना उर्फ बुचन्ना समेत 6 नक्सली ढेर। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े चिकित्सकों के आतंकवादी संबंधों और ब्लास्ट के तारों को जोड़ने में लगातार जुटी हुई हैं। इसी क्रम में हापुड़ जिले के पिलखुआ स्थित जीएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर फारूक अहमद डार को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने उनके रिश्तेदारों से दिल्ली में पूछताछ की थी और जहां से फारूक के पिलखुआ में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने छापा मारकर डॉक्टर को अस्पताल से गिरफ्तार किया है। 34 साल का डॉक्टर फारूक अहमद डार जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के मीरीपुरा बीरवा गांव का निवासी है। उसने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी और पिछले 1 साल से जीएस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया, जबकि खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई। फिलहाल जांच एजेंसियां डॉक्टर के संपर्क, आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी सभी संभावित कड़ियों को खंगालने में लगातार जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस एक्शन में है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान में कार्यरत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरिफ लंबे समय से शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में था और उसके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस ने उसका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जब्त किए गए संदिग्ध डिजिटल डेटा मिलने की जानकारी है। एटीएस की टीम उसे दिल्ली ले आई है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इस मामले में कानपुर के एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश्वर पांडे ने कहा कि मोहम्मद आरिफ ने देश भर में आयोजित नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में भाग लिया था और काउंसलिंग के दौरान कानपुर कार्डियोलॉजी को उसने चुना था। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल फलाह विश्वविद्यालय से संदिग्ध एक और कार बरामद की गई है। ये ब्रीजा कार है और आरोपी शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस इस कार की लगातार तलाश कर रही थी। जांच में सामने आया था कि एक ब्रीजा कार ब्लास्ट के दिन आसपास के इलाकों में देखी गई थी। माना जा रहा है कि ये वाहन ब्लास्ट से जुड़े नेटवर्क की कड़ी हो सकता है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस शाहीन और उसके सहयोगियों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली में लाल किले के आसपास सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 10 नवंबर को संदिग्ध उमर को लाल किले के आसपास घूमते देखा गया। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें डॉग स्क्वाड की मदद से लाल किले के आसपास के इलाकों में तलाशी ले रही हैं। पुलिस को आशंका है कि ब्लास्ट से पहले उमर कहीं विस्फोटक छुपा दिया था और उसके बाद उसने विस्फोट किया है।
खुलासे सामने आ रहे हैं। लगातार व्हाइट कॉलर डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं। एक और नाम आरिफ का अब सामने आया जिसको यूपी एसटीएफ ने जो है वो पकड़ा है, एटीएस ने पकड़ा है। और साथ ही साथ ये देखिए अभी भी दिल्ली पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन इस समय एक बार फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर वो रेड लाइट आप देख सकते हैं, वहां धमाका हुआ था। और ये मेरे लेफ्ट साइड में पार्किंग देख सकते हैं जहां पर उमर ने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। और इसके बाद बताया गया कि पास की मस्जिद में उमर नमाज पढ़ने गया और इस पार्किंग में वो 3 से 3.25 घंटे रहा। और इसके बाद ये आगे इस रोड पे आता है और आगे से यू टर्न लेने के बाद इस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। और अब पुलिस ने एक बार फिर से ये सर्च ऑपरेशन तेज किया है। मैं अपने कैमरा मोंटी से कहूंगा नीचे की तरफ भी दिखाएं। मोंटी देखिए नीचे की तरफ भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। सीनियर अधिकारी जो है यहाँ पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक के, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और देखिए वहां पर जो महिला टीम है वो भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि बताया गया कि इसकी सबसे वीडियो यहां पर दिखी है सीसीटीवी में, उसकी मूवमेंट यहां पर नोटिस की गई है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या कुछ उसने यहां पर कुछ छुपा के तो नहीं रख दिया, छोड़ के तो नहीं चला गया, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोसिव था। और क्या उसके हाथ में कुछ था वो भी यहां पर उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि उसके गाड़ी के अलावा क्या कुछ उसने यहां तो ड्रॉप नहीं कर दिया, उसके बाद उसके किसी एजेंट ने आकर के उसको उठाया हो या उसको कोई सहयोगी यहां पे आया हो। क्योंकि जिस तरह से उसके तार जो हैं वो आतंकवादी संगठनों के साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं, शाहीन शाहिदा के साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार तेजी से माउंट हो रहा है और कोशिश की जा रही है इसके जरिए ये पता लगाने की कि उमर यहां जब तक रहा क्या ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या ऐसा कोई एक्सप्लोसिव वो यहां ड्रॉप करके तो नहीं चला गया जिससे आगे भी किसी तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा सके। आपने देखा एनआईए लगातार गाड़ियां जो उस समय वहां पर हदाहद हुई थी, जिन पे क्षति हुई थी, उनके भी ओनर की तलाश की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन गाड़ियों में भी तलाशी जारी है कि क्या कोई पार्टिकल छूट तो नहीं गया, कोई ऐसी चीज तो नहीं छोड़ के उमर वहां से भागा जो आगे फिर से दिल्ली को दहला देने के लिए काफी हो। तो ऐसे में एजेंसियां एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और हर एक चीज को यहां पर खंगाला जा रहा है। कैमरा मोंटी के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता प्रदर्शित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह विश्वविद्यालय दिल्ली विस्फोट जांच के सिलसिले में जांच के घेरे में है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। नैक ने अल फलाह विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उसने पाया है कि विश्वविद्यालय न तो नैक से मान्यता प्राप्त है और न ही नैक के लिए इसने आवेदन किया है। परिषद ने विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण भी मांगा है और निर्देश दिया है कि वो अपनी वेबसाइट और किसी भी सार्वजनिक या वितरित दस्तावेज से नैक से जुड़ी सभी मान्यता संबंधी जानकारियां हटा ले। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कई जगह पर छापेमारी की। ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार चलती रही और इस बारे में विशेष रूप से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई जगहों पर छापेमारी हुई। विस्फोट के 48 घंटे के अंदर एनआईए की टीम दिल्ली में गिरफ्तार एक संदिग्ध के फोन रिकॉर्ड के आधार पर बंगाल पहुंची। जांच में पता चला कि संदिग्ध का संपर्क मुर्शिदाबाद के नवाग्राम थाना क्षेत्र के निमगांव के रहने वाले मोइनुल हसन से था, जो काम के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई जा चुका है। माना जा रहा है कि मोइनुल अपने प्रवास के दौरान एक आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में आया था। खुफिया जानकारी के आधार पर 7 सदस्यीय एनआईए टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ उसके घर पर छापा मारा, कई घंटे पूछताछ की, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान सिर्फ निमगांव तक ही सीमित नहीं रही, मुर्शिदाबाद के अन्य इलाकों में भी छापेमारी की गई है। प्रारंभिक सुराग स्थानीय समर्थन नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। वैश्विक संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बोत्सवाना ने आज भारत को 8 चीते सौंपे, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना की राष्ट्रपति डूमा बोको ने गबोरोन के पास मोकोलोडी नेचर रिजर्व में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत भेजे जाने से पहले क्वारंटीन में रखा गया है, जिसका उद्देश्य 1952 में भारत में विलुप्त हुई इस प्रजाति को पुनर्स्थापित करना है। कूनों में पहले से ही 26 चीते मौजूद हैं। बोत्सवाना की ओर से उठाया गया ये कदम भारत के वन्यजीव पुनरुद्धार प्रयासों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनकी बोत्सवाना समकक्ष डूमा बोको के बीच संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट चीता एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य दशकों बाद भारत में चीतों को फिर से पुनर्स्थापित करना है।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 6 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 लाख रुपए का इनामी तन्ना उर्फ बुचन्ना भी शामिल है। उसके मारे जाने से इस क्षेत्र में माओवादी आतंक के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया है। ये सफलता सुरक्षा बलों के आपसी समन्वय, सटीक रणनीति और साहसिक कार्रवाई का परिणाम है। लाल आतंकवाद के समूल नाश की दिशा में ये ऑपरेशन एक निर्णायक पड़ाव माना जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है और इसी संकल्प के तहत यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा बल सक्षम है और तत्पर भी है क्षेत्र की जनता के जानमाल को रक्षा करने के लिए। उस प्रकार का अभियान का परिणाम को माओवादी को भुगतना पड़ जाएगा। इस परिस्थिति में माओवादी के पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। इस बात को समझते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में माओवादी कैडर्स, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर से लेकर DKSC और अन्य सीनियर फॉर्मेशन कैडर्स भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में बंदूक के बल पर हिंसात्मक गतिविधि अंजाम देने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, उनके पास भी एक ही विकल्प है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई इस संपत्ति में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं, जिनकी कीमत 59.96 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपए की चल संपत्तियां, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 276 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले मुकुल राय को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय की सदस्यता को गंवानी पड़ी है। दरअसल मुकुल राय मई 2021 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद अगस्त में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जस्टिस देवांशु बसक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुकुल राय को विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया। यह निर्णय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायक अंबिका रॉय की याचिका पर दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जीत है। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में जो पार्टी स्विच ओवर करेगा उसका तुरंत मेंबरशिप चला जाना चाहिए, नहीं तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार और उनकी पार्टी 2011 से अब तक 50 से ज्यादा दूसरा पार्टी का एमएलए को स्विच ओवर कराया और असेंबली का अंदर उनको एंटी डिफेक्शन लॉ को द्वारा मेंबरशिप खारिज नहीं किया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत की सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील किया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। बिहार में जनादेश से पहले पोस्टर वार चर्चा में है। आरजेडी और जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने इसकी खास पड़ताल की है। कल बिहार में मतगणना होनी है और उसके ठीक पहले पोस्टर वार काफी चर्चा में है। आरजेडी के बिहार में पटना मुख्यालय में उसके ठीक सामने
ये देखिए आरजेडी समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अलविदा चाचा, जिसमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया, यानी आरजेडी के समर्थकों का दावा है कि आरजेडी सरकार आ रही। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार की शानदार वापसी होने जा रही है, यानी एनडीए फिर एक बार बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। उसको एनडीए के जो सहयोगी हैं बीजेपी, जेडीयू, हम, जीतनराम मांझी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और चिराग पासवान की लोजपा है, मिलकर एक बड़े बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया, लेकिन बावजूद उसके आरजेडी समर्थकों ने नारा लगाया है, पोस्टर लगा हुआ। क्या आप लोगों का कहना है, एग्जिट पोल आप मान रहे हैं सही होने वाला है या फिर उसका उल्टा होने वाला है? ना एग्जिट पोल जो है वो सही ही है। अरे काम किया है तो भाई ऐसा थोड़े है। जनता सब जान रहा है कि क्या है क्या नहीं। अब ऐसा बताइए, एग्जिट पोल तो कह रहा है कि फिर से एनडीए वापस आ रहे हैं, तो आरजेडी समर्थक क्या कह रहे हैं? बिल्कुल एनडीए वापस आ रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, एनडीए वापस आ रही है। आरजेडी समर्थकों का जोश अभी बना हुआ, जोड़ बना हुआ, उससे क्या हो सकता है? जो सच्चाई है वही तो होगा। अभी एनडीए का अभी माहौल देखिए ऐसा, अभी जो भी बोल चाहती है कि फिर से जंगल राज कभी भी वापस आए, कभी भी नहीं। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने लगे पोस्टर के बाद अब हम पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर, और आप ये देखिए हमारे ठीक पीछे जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है और उसके ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार की तस्वीर है, एक समर्थक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो हम पोस्टर वार देख रहे हैं पटना की सड़कों पर, जो पटना में जो मुख्यालय है आरजेडी का या फिर जेडीयू का, समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं। कल मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं, बिहार का जनादेश आना है। तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की शानदार वापसी होने जा रही है। इस बीच ये पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी दी, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर चरण 2 के अंतर्गत मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये पुनरीक्षण चरण 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है। आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक देश भर में कुल 50,95,26,685 मतदाता विशिष्ट नामांकन प्रपत्र मुद्रित किए जा चुके हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 99.91% है। इनमें से 42,18,16,210 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कि कुल लक्ष्य का 82.71% है। राज्य के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो गुजरात में सर्वाधिक प्रगति दर्ज की गई है, जहां पर 94.27% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। पूरे देश में इस पुनरीक्षण कार्य में लगभग 5,33,093 बूथ लेवल ऑफिसर सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस पुनरीक्षण अभियान में पूर्ण सहयोग करें, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से शामिल किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने बोत्सवाना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बोत्सवाना में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और सामाजिक कार्यों से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया है। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्सवाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया है। साथ ही अपने स्थानीय रोजगार और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी सामाजिक सेवा और परोपकार की भावना प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को भारत के विकास के लिए बेहद अहम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी मेहनत और ऊर्जा बोत्सवाना के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करती है। भारत आज एक परिवर्तनशील दौरे से गुजर रहा है। हमारे युवा और प्रतिभाशाली जनसंख्या, मजबूत अर्थव्यवस्था और नवाचार की भावना
हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर से जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे पहले भारत को नई ऊंचाइयां तो ले पहुंचा रहे हैं। आप सभी इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। जिस एनर्जी के साथ आप यहाँ काम करते हैं और यहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास में आप भाग लेते हैं, वो आपके लिए तो है ही, लेकिन ये भारत के लिए ही बहुत बड़ा ये स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानव संसाधन विकास को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और बोत्सवाना अब डिजिटल, शिक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे सहयोग का एक मजबूत स्तंभ है। भारत की आईटेक और आईसीसीआर योजनाओं के अंतर्गत अनेक बोत्सवाना नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये आज बोत्सवाना के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे संबंधों की गहराई का प्रमाण है। भारत और बोत्सवाना डायमंड सेक्टर में भी घनिष्ठ साझेदार है और हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक के खिलाफ कावेरी जल बंटवारे के विवाद में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और राज्य की याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक के मेकेडाटू परियोजना के खिलाफ कहा कि पानी के आवंटन का निर्णय विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए जो इसके लिए गठित किए गए हैं। इस मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमको इंसाफ मिला है, यह हमारा पानी है और यह हमारा अधिकार है। Setback of Mekedatu is the justice. Injustice is not being flown. Justice is flowed from the seat of justice. So that is what we are requesting. It is our right and our water. We are not disturbing. Tamil Nadu will be benefited. Tamil Nadu will get sufficient of water whenever, whatever the orders has been given. So we have to go ahead with the project. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ नए रोड मैप 2025 के अंतर्गत व्यापार एवं निवेश पर 7वें भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्तों को और बेहतर बनाना है। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में बुधवार शाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लोगो, मैस्कट, एंथम, टॉर्च और जर्सी का शानदार अनावरण हुआ। राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए कहा कि लॉन्च युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा। यह आयोजन राजस्थान के 7 शहरों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में होगा। इसमें देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 7000 खिलाड़ी 24 खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर खम्मा और घड़ी का अनावरण किया गया। ये शुभंकर राज्य के राजकीय पशु ऊंट और पारंपरिक अभिवादन खम्मा घड़ी से प्रेरित है, जो राजस्थान की गर्मजोशी परंपरा और आतिथ्य की भावना का शानदार प्रतीक है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.